तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं वज्र गुणन विधि से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें क्या देखने वाले हैं। मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं कि वज्र गुणन विधि से जो प्रश्नों का हल है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल है, वो किस प्रकार हम लोग निकालते हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको यहाँ पर समझना जरूरी होता है। तो वज्र गुणन विधि को समझने से पहले हमको कुछ बातें समझनी है, जो समझ लो। यहाँ पर हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसी फॉर्म में होते हैं। इसमें क्या क्या है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। चूंकि दो चर यहाँ पर बोला जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास दो चर है x y और xy। फिर यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें दो चर है xy, तो पहले समीकरण में यदि बात करें, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये तुम्हारा पहला समीकरण 1 है और ये इक्वेशन तुम्हारा 2 है। तो अगर पहले समीकरण में बात करेंगे तो यहाँ पर चर क्या है, x है और x का गुणांक यहाँ पर a1 है। x का गुणांक a1 है, x का गुणांक जो है वो क्या है, a1 है। इसका मतलब है पहले चर यानी x को गुणा किया गया है a1 से, इसलिए ये होता है a1x। इसी तरह से y का गुणांक यहाँ पर क्या है, b1 है और ये जो c1 है ये भी कोई ना कोई अचर संख्या ही होगा, ये भी अचर पद ही होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर बात करें ये x का गुणांक दूसरे समीकरण में a2 है, y का गुणांक दूसरे समीकरण में b2 है और अचर पद यहाँ पर c2 है। यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। अचर पद कहने का मतलब है कोई ना कोई नंबर्स यहाँ पर तुमको होना चाहिए या होगा। ठीक है, अब आ जाओ कुछ और बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। रहने दो, चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अब मेनली ये तो हो गया कि जो सामान्य रूप में दो चर वाले रैखिक समीकरण है इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में तुमको समझ में आ गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। अब प्रश्न ऐसा तो हमको दिया नहीं रहता है, प्रश्न तो ऐसा दिया रहता है, तो हमको मेनली इसमें पता होना चाहिए कि a1 का मान क्या है, b1 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, a1 a2 b2 और c2 का मान क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो हमने क्या कहा इसी समीकरण में कि x का जो गुणांक है ना, x जिस भी अचर या चर को x से गुना किया हो गया होगा वह a1 होगा। या फिर इस दोनों समीकरण की तुलना करो, समीकरण 1 और समीकरण 1 के, x के जगह पर क्या है, x है और a1 के जगह पर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। फिर यहाँ पर देखेंगे y, पहले समीकरण में y को किससे गुना किया गया है, -4 से, तो यहाँ पर b1 बराबर हो जाएगा -4। अचर पद c1 क्या होता है, अचर पद, तो c1 कितना है यहाँ पर, -3 है। ये बातें क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात करें a2 के बारे में, तो a2 क्या है, x दूसरे समीकरण में x को किससे गुना किया गया है, 5 से, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। दूसरे समीकरण में y को किससे गुना किया गया है, 7 से, तो यहाँ पर b2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -7। और दूसरे समीकरण में अचर पद क्या है, 1, यानी c2 बराबर कितना है, 1। समझो बात को, x को छोड़ दो, ऊपर नीचे देखेंगे ये a1 a2, ठीक है, माइनस नहीं लगा रहे, समझाने के लिए बोल रहे हैं, a1 a2। अगर तुमको समझ में आए तो हम ऐसे समझा देते हैं। ये देखो, यहाँ से हमने इसको घेरा, यहाँ से इसको हमने घेरा, यहाँ से इसको हमने घेरा और यहाँ से इसको हमने घेरा। अब देखो क्या, ये जो 3 दिख रहा है ना, ये a1 है और ये 5 दिख रहा है, ये a2 है। ये जो 4 दिख रहा है ये b1 है, ये जो -7 दिख रहा है ये है b2, ये जो -3 दिख रहा है c1 है और +1 दिख रहा है ये c2 है। समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। सारे इक्वेशन में हमको ऐसे ही करना है, ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। ठीक है, ये पता चल गया। ये पर हमने ऐसा लिखा क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, तो अभी तुमको पता चलेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे हम सॉल्व करने के लिए। वज्र गुणन विधि में करेंगे क्या, आ जाओ देखो। जो हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता है, उसका इस प्रकार से हमको एक पूरा
डायग्राम बनाना है। कैसे? B1 रखेंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे B1 B2 से। कहाँ से शुरू करना है हमको? B1 B2 से शुरू करना है। देन आ जाएगा C1 C2, फिर A1 A2 और फिर B1 B2। देखो B1 B2 से शुरू करके B1 B2 तक ही हमको फिर से पहुंचना है। B1 B2 से शुरू करेंगे, B1 B2, फिर C1 C2 लेंगे, फिर A1 A2 लेंगे, फिर B1 B2 लेंगे। ठीक है, अब B1 B2 और पहले दूगों को पहले एक लाइन खींचना है B1 और C1 के ऊपर में, इसके ऊपर में x लिखना है। दूसरा लाइन खींचना है C1 A1 के ऊपर में, इसके ऊपर में y लिखना है। तीसरा लाइन खींचना है A1 और B1 के ऊपर में, इसके ऊपर में अपन को 1 लिखना है। इतनी बातें क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरह से हम कर देते हैं क्रॉस में। ठीक है, इसको करने का मतलब क्या है? इसको करने का मतलब क्या है? देखो यहाँ से, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कर सकते हैं x, ये x है और ये हो गया तुम्हारा बट्टा। इसका मतलब है B1 को गुना करो C2 से। किससे? B1 को गुना करो C2 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा B1 C2 और बीच में क्या होगा? माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर B2 को गुना करो C1 से, तो ये हो जाएगा B2 C1। हो गया जी। चलो अब y ले लेंगे, y बट्टे में अब C1 को गुना करो A2 से, तो ये होगा C1 A2, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। C2 को गुना करो A1 से, तो ये होगा C2 A1। आ गया जी। चलो फिर ऊपर में आ जाएगा 1, A1 को गुना करो B2 से, A1 हो जाएगा B2, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर A2 को गुना करो B1 से, माइनस बीच में A2 B1। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? अब करना है इसको और इसको बराबर करना है एक बार में, दूसरे बार में इसको और इसको बराबर करना है। क्या करना है? देखो यहाँ से, अब x बट्टे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर में 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। अब अगर इसको हम देखें गौर से इसके सॉल्यूशन को, तो ये आ जाएगा, ये x के साथ गुना हो जाएगा, x इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर में ये हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये वाला, ये गुना हो जाएगा 1 के साथ, B1 C2 माइनस B2 C1। ये x के साथ गुना में है, इसका मतलब यदि हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये इसके भागे में आ जाएगा। x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1, ये आ जाएगा। चलो प्रश्न में भी चलने वाले, ऐसा नहीं है सिर्फ यही बता के चले जाएंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये समझ लिया और प्रश्न समझे, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। चलो जी, ये हमने किसका मान निकाला? x का। याद करो जब हमने क्या कहा था कि वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला आया कहाँ से? तो वो जो हमने लुप्तीकरण विधि से सोल्व किया था, तो यही सेम फॉर्मूला हमारे पास आया था और वज्र गुणन विधि प्रयोग कर रहे हैं तो सेम फॉर्मूला आ रहा है। अब आ जाओ, हमने क्या कहा? दूसरी तरफ इसको और इसको बराबर करना है। इट मीन्स कि y बट्टे हम लिख देंगे C1 A2 माइनस C2 B1, C1 A2 C2 A1 बराबर में 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये होगा y इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखो फिर से ये गुणाम है y के साथ, तो अगर हम y बराबर लिखना चाहे तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके भागे में आ जाएगा। ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरह से x और y का मान हमको यहाँ से मिल जाने वाला है। सवाल कैसे करेंगे? अरे इसी के लिए तो यहाँ पर है, हम बता देते हैं सवाल कैसे करेंगे। बिल्कुल जैसा हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया, यहाँ पर हमको A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू मिला हुआ है, मान मिला हुआ है। तो दो काम कर सकते हैं हम यहाँ पर, कौन कौन सा आओ बताते हैं। पहला तो सेम डायग्राम हमको ये वाला बना लेना है। देखो यहाँ से कहाँ से शुरू करते हैं हम? B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 से शुरू करके B1 B2 पर ख़त्म हो जाना है। ठीक है, पहले वाले B1 C1 पर x लिखते हैं,
C1 A1 पर y लिखते हैं, A1 B1 पर 1 लिखते हैं। इसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सजा देते हैं। ठीक है, सजा दिया। इससे ज़्यादा जो काम हमने आगे किया है ना वो नहीं करना है तुमको। अब रुक जाओ, अब यहाँ पर हमको मान बैठा लेना है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो लिख देंगे वज्र गुणन विधि से। किस विधि से, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं ना तो वज्र गुणन विधि से। समझो बात को। अब मान बैठा लेना है, x बट्टे में हो जाएगा, x बट्टे में b1 b2 रखना है ना, पहले b1 b2 रखना है। तो b1 का मान -4 है और b2 का मान -7 है। मान रख लो। ठीक है, पहले हम लिख ही लेते हैं, फिर उसके बाद रख लेंगे। b1 b2 का मान पहले लिखना है, फिर c1 c2 देखना है। c1 का मान -3 है और c2 का मान 1 है। ठीक है, b1 b2 आ गया, c1 c2 आ गया। अब a1 a2 का मान रखना है। a1 का मान 3 है और a2 का मान 5 है। ठीक है, फिर यहाँ से b1 b2 का मान रखना है जो कि -4 -7 है। तो -4 -7, पहले दो वाले को साथ में लेकर के x कर लेंगे, फिर दो वाले को साथ में लेकर के y कर लेंगे, फिर दो को साथ में लेकर के 1 कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या? बिल्कुल, ये वाला जो चिन्ह लगा है ना, लगा ही दो, काम आएगा। चलो, ये हमारा आ गया। अब उधर वाला बात याद करना है, काम तो इसके साथ ही करना है। देखो गौर से क्या करते थे हमने, x बट्टे में 4 को -4 को 1 से गुना। यहाँ पर देखो गुना करते थे ना, b1 को c2 से गुना करते थे, तो b1 को c2 से ही तो गुना करना है। -4 को 1 से गुना करना है, कितना होगा, -4। यहाँ पर माइनस, देखो बीच में क्या आता था, माइनस, तो बीच में हम ले लेंगे माइनस। -7 को -3 से गुना करना है, तो इसको हम कोष्ठ में बंद कर लेते हैं। -7 गुने -3, ये हमने यहाँ पर कर लिया। बराबर ले लेंगे, y है तो y लिखा हमने। आ जाओ जी, -3 को 5 से गुना करना है, -3 गुने 5 करेंगे, बीच में माइनस आता है। फिर 1 को 3 से गुना करना है, लिखेंगे 1 और गुने में 3, कोष्ठ ले लिया। बराबर 1 बट्टे, अब देखो 3 को -7 से गुना करना है, तो 3 गुने -7 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद 5 गुने -4 करना है, 5 गुने -4 यहाँ पर हमको करना है। अब बताओ, ये बातें इतनी समझ में आ गई। अब देखो ये स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम शुरुआत में सीख रहे हो वज्र गुणन विधि को, तो निश्चित तौर पर मिस्टेक्स तो होंगे। वो कहाँ पर होगा, प्लस माइनस में तुमको मिस्टेक होगा ज़्यादा। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया x बट्टे में -4 का -4 रहने देंगे, माइनस का माइनस रहने देंगे, 7 तिया 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में y का y रहने देंगे, 5 को -3 से गुना करेंगे -15 और 1 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस 3 हो गया। बराबर में 1 बट्टे 7 को यदि 3 से गुना करते हैं तो कितना होगा, -7 को 3 से माइनस का 21, और यहाँ पर देखो 5 का 20 और 20 में माइनस होगा, 20 जो है ना वो माइनस में होगा, और माइनस यहाँ पर दे लिख ही लेते हैं, माइनस हो जाएगा 5 का -20। तुमको कंफ्यूजन में क्यों डाले, ये 5 का -20 हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। और आ जाओ आगे, यहाँ पर हमको निकल के आ रहा है x बट्टे 21 और 4 माइनस का 25, बराबर में यहाँ पर निकल के आ रहा है y बट्टे 15 में से 3 घटा लेंगे तो -15 और 3 18, कितना आ रहा है 15 और 3 दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, -18। बराबर में आ रहा है कितना, 1 बट्टे, देखो यहाँ से -21 का -21 ले रहे हैं हम, और माइनस प्लस का 20 ले लेंगे। इस तरफ देखिए, इससे आगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, x बट्टे -25, x बट्टे माइनस का 25, फिर आ रहा है y बट्टे माइनस का 18, फिर आ रहा है 1 बट्टे -21 और प्लस में 20। ये जोड़ दो ना, हटाओ ना, -21 है प्लस 20 है, इट मीन्स कि -1 होगा, तो ये पूरा टर्म ही -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इसको इसके बराबर करें तो क्या आएगा,
x माइनस 25 बराबर -1। अब इसका मतलब 1 में -1 से भाग देंगे तो -1 ही होगा। तो ये क्या होगा, x बराबर -25 और गुने -1 बराबर में 25। ये पहली बात निकल के आ गया, x का वैल्यू तुम्हारा निकल के आ गया। दूसरा देखते हैं, इसको इसके बराबर ले लेना है तथा y बट्टे -18 बराबर 1 -1 यानी कि -1। तो y बराबर यदि लिखे तो माइनस माइनस यहाँ पर -18 -1 माइनस माइनस प्लस और 18 एकम 18। तो y का मान कितना निकला, 18। तो इस तरह से तुम वज्र गुणन विधि से जितने भी सवाल है उसको सॉल्व कर सकते हो, समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी में जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं उसको हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे।